नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। आज हम लोग चैप्टर 3 टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का पार्ट सेकंड MCQ जो है उसका पार्ट सेकंड लाने वाले। आप ऑलरेडी जानते हैं कि लक्ष्य विहार बीएड के अंतर्गत मैं ये क्लासेस चला रहा हूँ और आपके प्रैक्टिस के लिए लगातार MCQs मैं देता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कंज्यूम किए हुए। ठीक है, ये लक्ष्य बिहार बीएड है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि ये क्लासेस चल रहा है और आप ये भी जान रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये धीरे धीरे मैं जो भी लेक्चर्स है वो अपलोड करता रहूँगा और सबसे ज़्यादा मैं C5 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, माई सेल्फ केसी, मेरा नाम केसी है। स्टडी एरा की तरफ से आप वेलकम है हमारे चैनल पे। और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। आप जितना भी हार्ड वर्क करेंगे देन ओनली यू विल गेट द बेटर थिंग्स। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर MCQs को। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं अपने MCQs को या जो भी लेक्चर्स होते हैं वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लाऊंगा आपके लिए। तो व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। एक अदर स्टूडेंट है, पर्सनल गोल्स एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन है या नन ऑफ दी है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास बाई। एक कक्षा में लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो आस्किंग क्वेश्चन के थ्रू, इलिस्ट्रेशन के थ्रू या टेलिंग स्टोरीज या सभी। तो इसमें क्वेश्चन से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इलिस्ट्रेशन किसी चीज़ को इलिस्ट्रेट करके भी या कुछ कहानी की तरह बताकर भी हम उसको बता सकते हैं, यानी कि सभी इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ए टीचर। टीचर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रिंसिपल, आपके अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, द फर्नीचर ऑफ स्कूल। अब आप ही बताइए कि इसमें होगा क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन आई लेफ्ट फॉर यू कि आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। समस्या आधारित अधिगम की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? पहला ऑप्शन है क्लास activities are constructed around a problem. Students have to take initiatives to inquire and learn. Third option है students are empowered to take a responsible role in their learning या all of the above। आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन है इसमें सभी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर लर्निंग वाज। कौन थे जिन्होंने पहली बार सीखने के लिए सुदृढ़ीकरण की अवधारणा पेश करने वाला पहला अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन था? ठीक है, तो BF स्किनर फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा है EL थॉर्नडाइक, तीसरा है ग्लिथेरिक और चौथा है नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देंगे? तो EL थॉर्नडाइक ने जो थे वो सुदृढ़ीकरण की अवधारणा को उन्होंने पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग थ्योरीज हेल्प द टीचर टू नो। शिक्षण सिद्धांत शिक्षक को क्या जानने में मदद करता है? तो द कॉमन फैक्टर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और सीखने के सामान्य कारक, या फिर द पुपिल्स वेल, शिष्य अच्छी तरह से कैसे सीखेंगे उसके बारे में। हाउ टू, थर्ड ऑप्शन है हाउ टू अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी टू द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के लिए रणनीतियों को कैसे अपनाया जाए, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें भी हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग थ्योरीज गिव, जो भी शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो क्या देते हैं? नॉलेज ऑफ एजम्पशन एंड प्रिंसिपल्स टू टीचर्स बाय स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वंस। ठीक है, दूसरा है नॉलेज अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग कंकरेंट टू इट, नॉलेज अबाउट हाउ टू इन्वेस्टिगेट टीचिंग प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व देम। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी ऑप्शंस जो हैं
ऑप्शन से भी आप आंसर को पहचान सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी आप आंसर को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट वन। ये सभी जो है ये सभी टीचिंग थ्योरीज हमें देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज स्पेशली सुटेबल फॉर टीचिंग। शिक्षण की निगमनात्मक विधि शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। क्या ऑप्शन होगा, तो इसमें न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन विज्ञान के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें, थ्योरम्स इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जो थ्योरम्स होते हैं उनके लिए, हाउ टू टेस्ट रूल्स एंड फॉर्मूला, नियमों और सूत्रों का परीक्षण कैसे करें, या सभी। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से छोड़ रहा हूं आपके लिए, और मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज, फर्स्ट ऑप्शन इज डिडक्टिव, दूसरा ऑप्शन है इंडक्टिव, तीसरा ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग, और चौथा ऑप्शन है सुपरवाइजर स्टडी। इसका हिंदी में कन्वर्ट आई थिंक आई फॉरगेट टू कन्वर्ट, ठीक है, मैंने हिंदी में इसको लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप इसका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो द स्ट्रैटेजी क्लोज टू ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी, स्ट्रैटेजी अनुमानी खोज रणनीति के करीब की रणनीति क्या है, तो उसके बारे में है इंडक्टिव, आगमात्मक, डिडक्टिव, एनालिसिस, ब्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनालिसिस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज डन फर्स्ट। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, थर्ड ऑप्शन है टास्क एनालिसिस, फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्यों का निर्धारण होता है कि टीचिंग लर्निंग में हमको करना क्या है। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, मेरे क्लास को अच्छे से देखिए, क्लास को आप कर लेते हैं तो 99% आपका ये जो MCQs है वो सॉल्व हो जाएगा। Which of the following does not reflect teaching for understanding? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रतिबिंबित नहीं करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट हाउ ए लॉ वर्क्स, दूसरा है हेल्प स्टूडेंट्स सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज, इनेबल स्टूडेंट्स to memorize isolated facts and procedures, ask student to explain a phenomenon or a concept in their own words। इसको एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ हिंदी में कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रतिबिंबित नहीं करता है, बिंबित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है कानून कैसे काम करता है, यह समझाने के लिए छात्रों का उदाहरण देना सिखाना चाहिए, छात्रों को समानताएं और अंतर देखने में मदद करें और समानताएं कैसे पैदा करनी है उसके बारे में बताएं। थर्ड ऑप्शन है अलग अलग तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए छात्रों को सक्षम बनाएं, तथ्यों और प्रक्रियाओं को कैसे याद रखना है उसके लिए हमको स्टूडेंट को मोटिवेट करना होगा, उनको हेल्प करना होगा। डी ऑप्शन है छात्रों से किसी घटना या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहें, इससे उनका क्या हो जाएगा, उनका मानसिक विकास होगा, उनके अंदर सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो इसमें जो ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए छात्रों को हमें सक्षम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ लर्निंग। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंटल, दूसरा है बिहेवियरिस्ट, तीसरा है कंस्ट्रक्टिव और चौथा है कॉग्निटिव। तो सीखने का जो सिद्धांत है जो पूरी तरह से और केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है वह किससे संबंध, सिद्धांत सीखने किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है बिहेवियरिस्टिक यानी कि व्यवहारवादी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी, एक सिद्धांत के रूप में निर्माणवाद क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कि emphasize the role of the learner in constructing his own view of the world, दुनिया के बारे में दृष्टिकोण के निर्माण में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देना है।
दूसरा ऑप्शन है emphasizes on memorizing information and testing through recall, रिकॉल के माध्यम से जानकारी और परीक्षण को याद रखने पर जोर देता है। तीसरा ऑप्शन है emphasizes on the dominant role of the teacher, शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर बल देना। और चौथा ऑप्शन है focuses on the role of imitation, नकल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण के निर्माण में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। क्या? तो कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है निर्माणवाद का जो सिद्धांत है उसमें क्या कहता है कि इसमें दुनिया के बारे में बताने के लिए कि जो दृष्टिकोण है निर्माण में, उसमें स्टूडेंट को, विद्यार्थी की भूमिका पर जोर देता है कि कैसे निर्माणवाद जो है निर्माणवाद कैसे दुनिया के बारे में निर्माण कैसे करना है उससे रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 15 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि ये टीचर ऑलवेज हेल्प्स हर लर्नर्स लिंक द नॉलेज दे हैव डिराइव्ड इन वन सब्जेक्ट एरिया with the knowledge from other subject areas. This helps to promote, क्या प्रमोट करता है? reinforcement, correlation and transfer of knowledge, individual differences, learner autonomy। तो बी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक हमेशा अपने शिक्षार्थियों को एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है, इससे प्रचार करने में मदद मिलती है। ये बात सही है। एक शिक्षक क्या करता है? पढ़ाने के दौरान बहुत सारे उदाहरण देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने, और वो एग्जाम्पल जो है अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी रहते हैं ताकि उनका क्या हो सके? उनका रीएनफोर्समेंट हो सके, सुदृढ़ीकरण हो सके। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि ए टीचर इंगेजेस हिज लर्नर in a number of group activities such as group discussion, group of project, role plays, etc. The learning dimension it highlights is, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को कई सामूहिक गतिविधियों जैसे समूह चर्चा, परियोजनाओं के समूह, रोल प्ले आदि में संलग्न करती है। यह सीखने के आयाम को उजागर करती है। क्या उजागर करती है? तो इसके बारे में है कि लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये सोशल एक्टिविटी एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाने का प्रयास करती है कि समाज में आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जब आपको सारी चीज़ें आएंगी, सभी चीज़ों में जब आप निपुण रहिएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि टीचर यूजेज ए ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे प्रोवाइड। एक शिक्षक जो है अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों का और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है। क्यों? तो उससे क्या होता है? श्रव्य दृश्य और शारीरिक शिक्षण का क्या उपयोग है? तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, शिक्षक को राहत प्रदान करे, ऐसा तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा। ठीक है। प्रोवाइड ए डाइवर्सन टू लर्नर्स, शिक्षार्थी को एक मोड़ प्रदान करे। चौथा ऑप्शन है यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इनहांस लर्निंग, सीखने को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। इससे श्रव्य दृश्य क्या है? जो आप सुनते भी रहिएगा और देखते भी रहिएगा। तो सुनकर और देखकर लर्निंग ज़्यादा होता है, अधिगम ज़्यादा होता है। जब अधिगम ज़्यादा होगा और फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योगा, ये सब भी होगा तो हमारा मस्तिष्क ज़्यादा काम करेगा, हमारी इंद्रियां एक्टिव रहेंगी और हम ज़्यादा सीखने का प्रयास कर सकेंगे। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? टीचर आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। कह रहा है कि शिक्षक को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। जो भी गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज, उसमें शामिल करना चाहिए। उससे क्या होता है? सीखने को सुगम बनाने के अलावा वे इसमें मदद भी करते हैं। ठीक है। कौशल और इशारों से कहानी को रोचक बनाया जाना चाहिए। तो क्या होता है इससे? दे ऑल्सो हेल्प इन एंग्जाइटी, चिंता, सोशलाइजेशन, समाजीकरण होता है, वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स, मूल्य संघर्ष या एग्रेशन। इससे क्या होता है? तो इससे सोशलाइजेशन होता है। ठीक है। समाजीकरण होता है। समाजीकरण बहुत जरूरी है। समाज में चीज़ें कैसे चल रही है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कि आप कहीं गए हैं
और समाज से मिलजुल कर नहीं रह रहे। समाज से मिलजुल के रहने का मतलब सिर्फ लोगों के अगल बगल से नहीं है। जब आप सामाजिक नहीं रहिएगा तो अपने परिवार से भी मिलके आप नहीं रह सकते। कोई भी चीज़ को आप बोल नहीं सकते, कोई भी चीज़ों को आप बता नहीं सकते हैं, अपने भाव को बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ डर रहेगा कि बोलेंगे तो पता नहीं क्या पता चल जाए। तो इसीलिए सामाजिक जो लोग नहीं बोलते हैं, जो लोग अपने चीज़ों को व्याख्या नहीं करते हैं, चाहे वो परिवार में रहें या समाज में रहें, वो उनको डर रहता है कि कहीं सामने वाला कुछ जान ना जाए। इसका मतलब है कि आप सामाजिक नहीं हैं, आपने कुछ नहीं सीखा है, अपने घर में रहकर आपने कुछ नहीं सीखा है। तो सामाजिकरण बहुत ज़रूरी है। सामाजिकरण जिनका नहीं होता है उसको आप देखिएगा, वो घुल मिल नहीं पाते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। उनको बोलने आता है, ऐसी बात नहीं, बोलने आता है, लेकिन वो परिवार के बीच में नहीं बोलते हैं, समाज के बीच में नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इंडिकेट्स द। शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे अक्सर क्या संकेत देते हैं, तो पाथवे फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, क्षमता समूहीकरण के लिए रास्ते बताते हैं। नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, रेमेडियल स्ट्रैटेजीज नीडेड। ठीक है, तो रेमेडियल स्ट्रैटेजीज नीडेड यानी कि उपचारात्मक रणनीतियों की जरूरत है, ये ऑप्शन हमारा डी है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो लेसन प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर आपने पढ़ा है, मेरे वीडियो लेक्चर को देखा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। दिस क्वेश्चन आई लेफ्ट फॉर यू, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और बताइए कि आपने इस थ्योरी में क्या पढ़ा, टीचिंग एंड लर्निंग के थ्योरी में क्या पढ़ा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्टडी एरा बाय IITian को दीजिए धन्यवाद, और आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी तरफ से धन्यवाद, और हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। आपको अपडेट रहने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और आपसे जरूर डिस्कस करेंगे इन आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू।